मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका का दावा है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने बीते 5 घंटों में ईरान के कई बड़े शहरों पर लगातार बमबारी की है। उधर ट्रंप अलग दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अमेरिका उठाएगा। 20% वो वहां पे शुल्क भी लेने वाला है। ईरान की ओर से भी जवाब दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है, 20% तो बहुत ज्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा यमन में भी बहुत कुछ हो रहा है हूती विद्रोहियों को लेकर, जहां एक तरफ सऊदी अरब लगातार बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे घटनाक्रम सामने आए हैं जिस पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में अभय ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से। इसके साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर धीरज कौल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो विदेश मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। सबसे पहले कोचर सर के पास चलेंगे। कोचर सर, युद्ध हुआ, युद्ध रुका थोड़ी दिनों के लिए, बातचीत शुरू हुई, कहा गया है कि अब समझौता हो जाएगा, लेकिन अब फिर से युद्ध फिर से आ खड़ा हुआ है। जयंत, वैभव जी और अभय जी, आप दोनों को और धीरज को भी, ये देखिए, लड़ाई जो है, एक एमओयू साइन हुआ था। एमओयू एक्चुअली कोई इतना लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, बट एटलीस्ट एक पहल करी गई थी और एक सीज फायर टाइप एक, मैं इसको एक क्लासिकल सीज फायर नहीं बोलता हूँ, बिकॉज ये सीज फायर के दौरान भी हमने देखा है इसका वायलेशन हुआ है, बट वो कोई इतना मेजर वायलेशन नहीं था और वो एक्सेप्टेबल भी था, बिकॉज वो कोई सीज फायर को एक डेंजर जोन में नहीं लेके जा रहा था। पर अब जो सिचुएशन आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की तरफ भी रुख कर लिया है और कांग्रेस को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये जंग दोबारा से एक रीओपन ऑलरेडी उसको हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अभी जो इसको मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो एक स्टेबल नहीं है। और एक, अगर मैं एक इसको मिलिट्री में जब हम एक एप्रिसिएशन करते हैं तो सबसे पहले उस एप्रिसिएशन का एक टॉपिक होता है रिव्यू ऑफ सिचुएशन। और रिव्यू ऑफ सिचुएशन अगर मैं अभी इस लास्ट 72 आवर्स की मैं देखूं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, 180 170 आई थिंक टारगेट्स आपके 2 दिन में ही इसको अमेरिका ने एड्रेस किए हैं, और आने वाले वक्त में भी अमेरिका इसको और भी इसमें अपना भीषणता इसको लाएगा। और इसको ईरान ने रिटेलिएट किया है जो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बिकॉज जिसको मारना ईरान के लिए आसान है, जैसे कुवैत में मार देगा, बहरीन में, कतार में, ओमान में, और आपका यूएई में और जॉर्डन में, तो ये 6 देश हो गए आपके एड्रेस हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया बचा हुआ है फिलहाल, उसको वो भी शायद इस लपेट में आएगा। तो जब मैं इसकी एक टैक्टिकल एप्रिसिएशन करता हूँ, स्ट्रेटेजिक एप्रिसिएशन करना मुश्किल है अभी, बिकॉज इसको आगे हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट टैक्टिकली अगर हम इसको अप्रिशिएट करें, इसकी एप्रिसिएशन करें, तो मुझे लगता है कि अगले 15 या 20 दिन बहुत भारी एक्चुअली पड़ने वाले हैं दोनों साइड्स के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए भी और इसको ईरान के लिए भी। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर उसको मैं देखता हूं, जिस प्रकार से दोनों कोशिश कर रहे डोमिनेट करने के लिए, तो मैं बोलता हूं कि ये जो कांटा जो एक्चुअली फंसा हुआ है आज इस लड़ाई में, वो आपका यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रहा है, वो आपका इसको मिसाइल्स प्रोग्राम नहीं रहा है, वो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रहा है। आज जहां पे ये चीज फंसी हुई है वो है कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अप्रिशिएट करना कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स इसका कंट्रोल ईरान को क्यों नहीं देना चाहता और ईरान इसको अपने कंट्रोल में क्यों रखना चाहता है। ये 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं डिस्कशन के।
बिकॉज जैसे ही रिजॉल्व होके आप देखना ये इसको लड़ाई बंद हो जाएगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर मैं इसको अप्रिशिएट करूं, इसमें आपके 3 चैनल हैं। एक आपका ओमान चैनल है, एक आपका सेंट्रल चैनल है और एक आपका ईरान चैनल। सेंट्रल चैनल आज की डेट में बंद है क्योंकि माइंस लगे हुए हैं। जब तक वो माइंस आपके निकलेंगे उसमें काफी टाइम लगेगा। जो देखिए, अगर आप सी में एक्चुअली माइंस अपने लगा देती हैं, माइंस भी हिलती हैं, फिक्स नहीं रहती, कई जगह मूविंग माइंस होती है। तो इनको भी इसको आइडेंटिफाई करना और फिर डिस्ट्रॉय करना वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अब इसको यहां पे इसको यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम कहां आ गई? इसको यूनाइटेड स्टेट्स की ये प्रॉब्लम ये आ गई, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूज मर्चेंट वेसल्स ने ही नहीं करना है। नेवल वॉरशिप जो आपकी यूएस नेवी के हैं वो भी अपने बेसिस को वो लोग अपना कैसे सस्टेन करेंगे? सपोजिंग उसने इसको बहरेन के बेस को सस्टेन करना है, कतार के बेस को सस्टेन करना है, अपनी जो 5th फ्लीट है जो उसको सस्टेन करना है। एयर मेंटेनेंस से तो नहीं कर पाएगा ना वो, राइट। नेवल उसको एक अपनी जो अपनी वॉरशिप्स लेके आनी पड़ेगी, और वो अगर वॉरशिप्स अगर वो इसको ओमान के चैनल से नहीं ला पाएगा और उसको ईरान बोलेगा आप हमारी तरफ से लेके आओ, तो वो उतनी उसकी वल्नरेबिलिटी है उसकी, और वो नहीं चाहेगा ईरान इसको कंट्रोल करना। तो उसको मुद्दा एक्चुअली यहां फंसा हुआ है, और जब तक ईरान इसको रिकंसाइल नहीं करेगा। मेरा लास्ट कमेंट ये है कि इसको ईरान के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था और एमओयू उसके फेवर में था, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी $6 बिलियन की जो फ्रीज हो चुकी थी अकाउंट्स में, वो उसको मिल चुकी थी कतार से। ऑयल के उसके सैंक्शंस ये उसके उठा लिए गए थे, और उसका जो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका शुरू हो गया था। एक बहुत मेजर चीज है ये, बिकॉज 2019 के बाद इसको पहली बार इस टाइप की फ्रीडम इसको ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ने दे दी। जब सब कुछ ईरान के फेवर में चल रहा था तो ईरान ने बहुत एक इमेच्योर डिसीजन लेके इन 3 शिप्स को अटैक किया, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स को एक मौका चाहिए था अभी, बिकॉज नेटो जो एक टाइम पे यूएस के साथ नहीं था आज उसके साथ आ गया, और इसको ट्रंप ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, बिकॉज इसको इजराइल ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा था। ये आपने एमओयू ऐसा कैसे साइन कर दिया जो ईरान के फेवर में जाता है? ट्रंप ने भी रियलाइज किया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती से बाहर निकलने का ट्रंप भी कोई रास्ता ढूंढ रहा था, और उसको रास्ता ईरान ने दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तरीके मैं इसको एक लॉजिकल इसको तरीके से इसको मैंने कोशिश करी है एनालाइज करने के लिए। शायद हमारे इसको व्यूअर्स के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने। बिल्कुल, एक तरीके से क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि अभी अंकारा में नेटो का समिट हुआ था, तो जो नेटो हमें कई गुटों में अलग अलग तरीके से दिख रही थी और यूएस से बिल्कुल एक दूरी बनाए हुए दिख रही थी। उसी के बाद जो एमओयू साइन हुआ था उसके खिलाफ इजराइल से भी काफी डिसेंटिंग वॉइसेस हमें सुनने को मिली थी। कई सारी वॉइसेस थी जो कह रही थी कि ये क्लियर विक्ट्री ऑफ ईरान है, ईरान के लिए जो सैंक्शन से रिडल इतना बड़ा देश है, इतने टाइम से सैंक्शन से जूझ रहा था, उसके लिए एक सिल्वर होप, एक कहीं ना कहीं एक सुनहरा एक दिन आने वाला था, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये पूरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो चुका है। लेकिन मैं अभी धीरज सर से आपसे पूछना चाहूंगा कि आज ही एक नई खबर आती है कि पिकेक्स माउंटेन पे ईरान ने अपना यूरेनियम हाइड करके रखा है। ये कितना कन्वीनियंट है कि जब ट्रंप ने नोटिफाइड किया कांग्रेस को कि वो मिलिट्री एक्शन रिज्यूम कर रहा है, हालांकि उसको वॉर नहीं कह रहे, ये मिलिट्री एक्शन रिज्यूम करने से पहले ही ये खबरें भी चलने लगती है। क्या ये एक जस्टिफाई करने के लिए कि हमने एमओयू से बाजू हटकर फिर से मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए एक नई खबर यूएस की वेस्टर्न मीडिया से आई है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर।
जी पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, और जनरल साहब को भी सैल्यूट एंड नमस्कार। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा बिकॉज़ आई एम इन द मीडिया वर्ल्ड, और मैं फिजिशियन हूँ और साथ में एआई और बायोटेक की कंसल्टेशन भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल आई वर्क एक्सटेंसिवली इन मीडिया हियर एज वेल एज इन इंडिया। लेकिन आपका चैनल बहुत मुझे क्लोज कॉन्टैक्ट्स फिजिशियंस जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ यूएस के, भारतीय ओरिजिन के, वो काफ़ी अब पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं आपके साथ कनेक्शन में आऊँ। सो थैंक यू, एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो आई वांटेड टू स्टार्ट विद दैट। बहुत ही आप क्वेश्चंस मैंने आपके कई सुने भी, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और तथ्यों पे बात करते हैं इंस्टेड ऑफ इमोशनल बैक एंड फोर्थ। जी तो सर। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए, मैं जनरल साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से कुछ चीजें समराइज करना चाहूंगा पिछले 24-48 घंटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस दिशा में ये वॉर जा रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिगिन विद बहुत वीक था, क्योंकि इसराइल का उसमें कोई कॉन्फिडेंस में उसको लिया नहीं गया, और इसराइल ने लेबनान पे कभी भी सीज फायर इम्प्लीकेट नहीं किया, और वो एक प्राइमरी कटिंग एज मुद्दा था जिसके ऊपर ईरान हार्ड बाउंड था। दूसरा, न्यूक्लियर आईआरजीसी का ओवरथ्रो करके वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना, वो इनिशियली वॉर के इनिशियल में एक इग्नाइटिंग पॉइंट था। अब तो वो सब लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। और ईरान में मेरे बहुत मित्र आते हैं ईरान से। मैं कैलिफोर्निया बेस्ड हूँ इस टाइम, सिलिकॉन वैली में। तो उनके फैमिलीज अभी भी वही हैं, और उनका ये मानना है कि डेफिनेटली दमन हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो ईरान से लोग विदेश जाते हैं वो अपनी सरकारों और अपनी चरमपंथी नीतियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक बायस है जिसे हम साइंस में बायस बोलते हैं। यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन उनका भी ये कहना है, जो ग्राउंड पे रिवोल्ट सरकारों के खिलाफ, आईआरजीसी के खिलाफ हो रहा था, जब से आयतुल्ला को असैसिनेट किया है, तब से तकरीबन तकरीबन 80 to 70% उसके अंदर ड्रॉप आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उनको जेलों में डाला गया। वो जो 40,000 के आंकड़े देते हैं आपको, उसमें भी सत्य है, डिपेंडिंग हु यू लिसन टू। तो आईआरजीसी ने अपनी लोगों को बहुत दबा के रखा है, आयरन कर्टन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा जो अभी कल लास्ट 48 आवर्स में जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट जो कि एक रीजनल कमांड सेंटर टाइप सा प्ले करता है, जो रशिया से उड़कर आया था, और एक तरीके का सपोर्ट दिखा रहा है वो क्लियरली टूवर्ड्स ईरान, जिसका नाम है टुपलोव 2U 214PU। और ये बेसिकली एडवांस्ड हार्डन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट लिंक, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी। मैं खुद एआई के वर्ल्ड में काम करता हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो हाईटेक डिफेंस एनालिस्ट हैं, और पैलेंटियर एक कंपनी का नाम है, आप रिसर्च कर सकते हैं। उसका रोल ग्लोबल वर्ल्ड में इस टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो भी इसमें अब काफी इन्वॉल्व हुई है। और कल ही यूएस ने अपना वन ऑफ द कटिंग एज कोर्सियर ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल सी ड्रोन से आईआरजीसी की सबमरीन्स और मेंटेनेंस एरिया पे अटैक किए हैं। और जो अभी अभी आप बात कर रहे थे 60 डेज का अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मिलिट्री एक्शन, उसके खिलाफ यहाँ की सेनेट में बड़ी आवाजें उठ रही हैं। उसके 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि जो ट्रंप की सपोर्ट मागा वोटर कोर बैंक है, और जो सेनेटर हैं रिपब्लिकन, उनके अंदर भी अब डिसेंट दिख रहा है। और ये बहुत क्लियर है, अगर आप उनके ट्वीट्स देखें। मैं कुछ हद तक रिपब्लिकन पार्टी से कनेक्टेड हूँ और था, तो मैं आपको उस एंगल से बताना चाह रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली रॉड हुआ है। दूसरी बात है, हमारे सेनेटर जो लिंडसे ग्रैहम जो अभी मर गए, जो यूक्रेन से आए थे, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु के ऊपर भी ईरान की जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने उनको मरवाया है। मैं फिजिशियन हूँ, वो जिस बीमारी से मरे उसे आयोटिक डाइसेक्शन कहते हैं। 3 से 30 मिलियन लोगों को है अमेरिका के, अगर आप नॉर्थर्न अमेरिका में देखेंगे 1% प्रेवलेंस पाया जाता है। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, स्मोकर है, हाइपरटेंशन है, उसको वो होता है, और 70 की उम्र के बाद, और मेल में ज्यादा दिखता है। तो उनका तो पोस्टमार्टम में क्लियर आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसे क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री। तो ये बहुत ही ग्रसित मानसिकता है एक तरीके से। धीरज जी मेरा एक सवाल बीच में, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूं, लेकिन वही सवाल है कि जो आपने मुद्दे गिनाए उससे तो यही समझ में आता है कि एक जो फेवरेबल माहौल ईरान में वहां की जो इस्लामिक रेजिम है उसके खिलाफ बना था,
जो हमने प्रोटेस्ट देखे थे, हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बाद में पूरे ईरान में हमने होते हुए देखा। उस वक्त में आपने जैसे कहा कि कई सारे लोगों को मारा भी गया, कई सारे लोगों को जेल में डाला भी गया, लेकिन इस वॉर ने उस पूरी मूवमेंट को कहीं ना कहीं क्रश कर दिया। लिंडसे ग्राहम जी का आपने अभी उनकी बहन ने वो टेम्पररी तरीके से टेक ओवर किया है सेनेटर की सीट, तो उन्होंने भी पहले से कई सारे डेकेड से उन्होंने ये एक तरीके से वो एडवोकेसी कर रहे थे कि ईरान को क्रश करना चाहिए, वहां के रिजीम को क्रश करना चाहिए। लेकिन आखिर के दिनों में कहीं ना कहीं वो भी यही समझ रहे होंगे, हालांकि वो हार्डर मिलिट्री एक्शन के लिए प्रपोज कर रहे थे। जब भी एमओयू साइन हुआ था तब भी वो यही कह रहे थे कि वी शुड सी द एंड ऑफ इट, इस सारी चीज का एंड देखना चाहिए। लेकिन ट्रंप का प्लान काफी ज्यादा अनस्टेबल नहीं लग रहा है कि कई बार वो इजराइल को सुनाते हैं, ईरान के लीडर्स को ग्रेट बोलते हैं, लेकिन दूसरी ही 24 घंटे में वो फिर से एंटी ईरान रेटोरिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं समराइज करता हूं। देखिए, अगर आप रिपब्लिकन कोर वोटर बैंक में जाएंगे, मीटिंग्स में मैं जा चुका हूं, जाएंगे तो वो क्लियर कट है जो आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि 50 साल से एक तरीके का नासूर है ईरान। दैट्स हाउ पीपल थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमें ईरान के अंदर ईरानियन लोग और ईरान की रिजीम, ये दो सेपरेट चीजें रख लीजिए। ईरान एज अ कंट्री सेपरेट रखिए, ईरानियन रिजीम एज अ सेपरेट रखिए। ईरानियन रिजीम जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे ईरान की आर्मी, एयरफोर्स ने, वो बात करेंगे कट्टरपंथी IRGC, इस्लामिक गार्ड, जिनकी मानसिकता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, हूती को उठा लीजिए, हमास का सपोर्ट कीजिए। जो फिलिस्तीन में हुआ उसके खिलाफ अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए, मैं भी सपोर्ट में हूं कि फिलिस्तीन के लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अट्रॉसिटीज हुई, लेबनान में भी बहुत निर्दोष लोग मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर एक काला पेज का इतिहास है, और ये कैलिफोर्निया जहां मैं बैठा हूं, हम सब शर्मिंदा हैं इस बात को लेके। देयर इज नो वे अराउंड इट। ये इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा हुआ है 2 जगहों में, और हमसे हमारी फ्यूचर जनरेशन पूछेगी कि आपने क्या किया जब बेगुनाह लोग फिलिस्तीन में मारे जा रहे थे और लेबनान में, जो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि जो टेरर ग्रुप्स ईरान की IRGC सपोर्ट करती है, अपने लोगों को मारती है, जैसे आपने सही बात बोला। लेकिन ये समझना जरूरी है, वो जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे वो एक फ्रैक्शन ऑफ एजुकेटेड यंग यूथ थे, वो बिग मासेस नहीं थे अभी तक। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस का मूवमेंट था। ऑल्दो वेस्ट मीडिया इसको डेफिनेटली दिखा रहा है कि बहुत बड़ी मास सपोर्ट थी, ऐसा टू ग्राउंड जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उन्होंने बताया ऐसा नहीं था। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उससे पहले आपने बुर्का के ऊपर आपने देखा लड़कियों का जो रिवोल्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम के फाइट कर रहे थे। लेकिन जो गल्फ के अंदर ईरान ने ये जो कदम उठाया कि वर्ल्ड का 20% एनर्जी, खासतौर पे उन देशों का जिससे दूर दूर तक इस लड़ाई का लेना देना नहीं है, जो कि हरमूज पे डिपेंडेंट है, जिसमें नंबर 1 चाइना था, लेकिन चाइना की सिर्फ 15% था, और नंबर 2 पे भारत आता था। अब तो भारत ने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को और महंगी जगहों से तेल खरीद रहा है, वो एक अलग दुनिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी देश हैं जिनके ऊपर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, जिनकी अब इकोनॉमीज ऑलमोस्ट स्टैगफ्लेशन और रिसेशन की कगार पे खड़ी हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस टेरर जो कि हरमूज पे इन्फ्लिक्ट हो रहा है। और मैं आगे आपका ध्यान ये इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा कि अब हूती का कनेक्शन रेड सी और जो सऊदी का तेल आ रहा है वो कहां जा रहा है। तो वही बात है, बाब अल मंदाब भी अब कन्वर्सेशन में आ चुका है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट। मैं कोचर सर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इससे पहले तक ईरान वर्सेस US, इजराइल का उसमें शामिल होना, लेकिन जो पीस इन द मिडिल ईस्ट, मुझे अभी भी वो ट्रू सोशल का उनका पोस्ट याद है ट्रम्प जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस विल बी अ न्यू डॉन फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। तो क्या अब वो पीस इन द मिडिल ईस्ट से जाकर ये वॉर स्पाइरल आउट हो रहा है? कई सारे सऊदी अरेबिया, UAE, वहां के बहरीन वगैरह, जॉर्डन, हर जगह से सारे देशों को कहीं ना कहीं वो ये पछता रहे होंगे कि क्या US और इजराइल ने क्यों ये मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया फरवरी। देखिए, अबे एक चीज आपको इसी हम लोग एक US पर्सपेक्टिव से जो भी डिस्कशंस है ना, वेस्ट मीडिया इतना पावरफुल है आज, वो लोगों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। और हम जब भी बात करते हैं तो US पर्सपेक्टिव एक डोमिनेंट रहता है हमारे माइंड, राइट। बिकॉज हमको 7 अक्टूबर का याद दिलाया जाता है, बिकॉज 7 अक्टूबर को जो हुआ और जिस तरीके से हमास ने इतने सारे लोगों को मारा, वो तो इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और
जो भी इजराइल ने किया उसके बाद, तो वो उसका रिवेंज ही था। राइट। वो इसको रिवेंज को किस हद तक ले गए, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन बाय इटसेल्फ। तो इसको मेरा ये मानना है, देखिए इसको ईरान और यूएस के बीच में बातचीत आपकी चल रही थी। इसको पहले भी अगर आप इसको पिछले साल भी 12 दिन की लड़ाई देखें, वो लड़ाई इसको किसने शुरू करी और किसने खत्म करी। सिमिलरली इसको इस बार भी अगर आप देखिए, ये लड़ाई किसने शुरू करी और किसने खत्म करी। अब व्हाट वाज द नीड ऑफ इसको लड़ाई को स्टार्ट करना, पहली चीज, बिकॉज इट्स, देखिए लड़ाई, अगर मैं एक लड़ाई में जाता हूं, इफ आई एम अ मिलिट्री कमांडर, एंड अगर एक पॉलिटिकल एम इसको मुझे अगर दिया गया है, तो मैं उसको एक मिलिट्री एम में कन्वर्ट करता हूं। और वो उसको मिलिट्री एम में ऐसे मैं उसको कन्वर्ट करता हूं कि मुझे एक एंड स्टेट नजर आना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एक अच्छा मिलिट्री कमांडर हूं, अपने पॉलिटिकल बॉस का जो, अगर उसने मुझे अपना पॉलिटिकल एम दिया और मैं उसको कन्वर्ट करता हूं मिलिट्री एम, तो मुझे अपने पॉलिटिकल बॉस को बताना भी चाहिए कि इसका एंड स्टेट मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा, और क्या मैं इसको एंड स्टेट, क्या मैं इसको हासिल कर पाऊंगा। जब आपका एंड स्टेट ही क्लियर नहीं हो, जब आपके माइंड में आपको पता ही नहीं कि इस लड़ाई को आपने कब खत्म करना है, तो उस लड़ाई में जाने की जरूरत, बिकॉज जब आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि ये इसको एंड स्टेट मैं इसको कब हासिल करूंगा, आपको उस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस लड़ाई में जाएंगे, यू विल नॉट बी अ विनर। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स, जो इस चीज को फॉलो करते हैं। और इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आज भी एंड स्टेट इज नॉट क्लियर। क्या आप इसको, ईरान को इसको तबाह करने की एक पोजीशन में है? क्या आपके पास लॉजिस्टिक स्टेमिना है इस लड़ाई को यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की तरफ इसको लड़ने के लिए? नहीं, बिकॉज ना तो अमेरिका के पास है और ना तो ईरान के पास है। तो इसको बेसिकली ये एक पावर स्ट्रगल बन गया, एक ईगोस की लड़ाई बन गई है कि भाई हम इसको मैक्सिमम। आज भी ट्रंप की स्टेटमेंट्स को देख लो, एक टाइम पे ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी पिछले 12 दिन की लड़ाई में, दैट द एंटायर न्यूक्लियर पावर एंड फैसिलिटीज ऑफ ईरान हैज बीन ऑब्लिटरेटेड। यस। और उसको पेंटागन ने उसको नकारा कर दिया, इसीलिए इतने सारे लोगों को इसको रिजाइन करना पड़ा, उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। और जो 6 जनरल रैंक के ऑफिसर्स have resigned from the US armed force because they did not agree कि भाई हमारे पास एंड स्टेट ही नहीं, हम क्यों लड़ रहे। they were not willing to go into this war। तो इसीलिए मैं ये डिस्कशन को लंबा नहीं खींचना चाहता, बट आई कैन टेल यू राइट फ्रॉम नाउ, ये जो शुरुआत भी हुई है लड़ाई की दोबारा, इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट। इसको कुछ नहीं हासिल होने वाला अमेरिका को, और इसको ना ही ईरान को कुछ हासिल कर पाएगा। तो इसको दोनों साइड, इफ यू आस्क मी, देयर आर नो विनर्स इन दिस वॉर, इस बोथ आर लूजर्स। बिकॉज इसको ना तो ईरान का एंड स्टेट आपका डिफाइंड और ना तो यूएस का, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो आपका मुद्दा ही नहीं था इस लड़ाई से पहले, आज वो मुद्दा बन गया। बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सवालों पर ही आते हैं। डॉक्टर धीरज के पास चलते हैं। धीरज जी, ट्रंप का कहना है कि 20% वो टोल लेने वाले हैं, नाकेबंदी करेंगे वहां पर, और जो भी जहाजों का आवागमन होगा उनसे वो शुल्क लेंगे। ईरान का कहना है कि शुल्क हमें मिलना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा नियंत्रण रहा है। लेकिन ट्रंप जरूर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके सहयोगियों का समर्थन मिल नहीं रहा है। युद्ध में भी उनको कुछ खास समर्थन मिला नहीं था। अभी ब्रिटेन का बयान आया है, ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि बिना किसी टोल या शुल्क के स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना चाहिए, जैसे युद्ध से पहले खुला रहा था। आपके हिसाब से ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? उनके इस प्लान के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है?
जी हाँ, देखिए ये बयान इसको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे उसको उसके तो मीम इस टाइम बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और ट्रम्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल एक डिप्लोमेट नहीं है। अ, हमारे में बोला जाता है कि सोच बोलने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक वो सोचने से पहले बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम मेरे जान पहचान के बहुत जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं या सेनेट, उनको खामियाजा अब अपने पूल्स पे दिखाना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, ट्रम्प इज नॉट गोना बी री इलेक्टेड सेकंड टाइम। तो उनका पॉलिटिकल वेल्थ जो है, वो इट्स नॉट अ रियल डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर हिम, लेट्स पुट इट दिस वे। तो कहने की ये बात है कि उनको इस टाइम सेकंड टर्म इलेक्शन लड़ना नहीं है। तीसरी बात, हमारे जो मिड टर्म्स नवंबर में आ रहे हैं, उसके अंदर डेफिनेटली उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। कैलिफोर्निया से पहले मैं पेंसिल्वेनिया में था और वो स्विंग स्टेट थी जिसने उनको जिताया था। मैंने बहुत करीब से इलेक्शन देखे हैं, मीटिंग्स में गया हूँ, रैलीज में आई हैव अटेंडेड, स्पोकन टू हंड्रेड्स ऑफ रिपब्लिकन्स जो मेरे अभी भी कनेक्ट में है। तो काफी लोग इस टाइम डिसएन्चेंटेड है, पिछले अभी से नहीं, वॉर से भी नहीं, पिछले 8 से 9 महीने से जो पैटर्न्स चल रहे हैं। और बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाना। देखिए भारत में थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे कोई भी जाके अपने सेनेटर कांग्रेसमैन से मिल सकता है। 200 लोगों की मीटिंग होती है, 50 लोगों की, आंसर देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं आप 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए। और वो रिपर बड़ा मुश्किल है इस टाइम कुल मिला के पार्टी की अगर आप बात करें। दूसरी बात है, वो अपनी डॉटर को आगे लाना चाह रहे हैं जिसकी पॉपुलैरिटी इस टाइम बहुत कम है। उनके सन इन लॉ को तो कोई पसंद नहीं करता अमेरिकन, अगर आप कुशनर, पॉलिटिकल यस। मीडिया में देखें तो उनकी अपनी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिखाना चाहूंगा कि ट्रम्प ने जो 20% का टोल की बात की है, वो उसी टाइप की बात है ग्रीनलैंड को लेना फॉर एग्जाम्पल। खैर मैं तो एक्चुअली ग्रीनलैंड के मुद्दे पे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ द टोल, उसके अपने रीजंस हैं आर्कटिक का। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपका ध्यान एक तरफ दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो लड़ाई हुई है अभी तक, अभी भी नहीं, मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, $350 बिलियन का नुकसान अप्रोक्सीमेटली ईरान को हुआ है। अगर हम एक मेगा टैंकर से $2 मिलियन भी वसूल करें तो कई साल लगेंगे वो पैसा कलेक्ट करने के अंदर। अगर आप आज की डेट में कैलकुलेशंस करें तो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं $120 बिलियन के करीब जो ऑफिशियल है। इसके अलावा जो आप जानते थे एक ब्लैक फ्लीट था जो रशिया से और ईरान के ऑयल्स के जो क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू जा रहा था। और बिटकॉइन, मैं खुद इन्वेस्टर हूं, आई डोंट रिकमेंड पीपल इन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिटकॉइन आप जानते हैं एक 130,000 से अब 64,000 पे है। तो काफी मनी उनका इवोपरेट हो गया है क्योंकि ट्रांजैक्शंस उसमें हुई थी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर इथेरियम पे जाए तो 5500 का 1700 पे मिल रहा है। तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा हिट ईरान को बहुत दोनों दिशाओं से हुआ है। और एक रे ऑफ होप थी कि जो पहले जो फ्रोजन एसेट है उसके $6 बिलियन हम रिलीज करेंगे, लेकिन उसका भी कुछ रे ऑफ होप ईरान को नहीं दिखा। तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन ईरान में बिल्ड होती जा रही है। और मैं आपका ध्यान दोबारा उस तरफ घुमाऊंगा, हूती क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप मुझे 1 मिनट दीजिए आपके दर्शकों के लिए, यमन का नॉर्दर्न अगर आप यमन देखें तो वो जो कंट्रोल्ड है, नॉर्थ वेस्टर्न जो यमन है, जो रेबल्स के हाथ में है, जो मोस्ट ऑफ द आबादी को कंट्रोल करते हैं। और सदर्न जो है, जो कि वहां की एक तरीके की गवर्नमेंट है जो सऊदी बैक्ड है। और जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न वेस्ट, उसके पास जो प्लेन आ रहा था ईरान से, जो एक जिसके अंदर काफी कमांडोज माने जा रहे थे और इक्विपमेंट आ रहा था, उस पे सना पे उन्होंने बॉम्ब किया ताकि वो दूसरी जगह जाए। इसके बाद हूती लोगों ने अपने मिसाइल दागे हैं सऊदी के ऊपर। और अब सऊदी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखें, अभी से नहीं, मैं पिछले कई हफ्तों से हैरान हूं कि सऊदी और यूएई इतना चुप क्यों है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है दोनों के पास। F-15 F-16 बहुत अच्छे हैं और F-35 की भी कुछ उनके साथ डील्स हो रही हैं। अब मुझे दिख रहा है कि शायद सऊदी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और अगर हुआ तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी खतरनाक न्यूज होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पाइपलाइन है, सऊदी का ऑयल उन्होंने सिक्वेस्टर किया था हरमूज से हटा करके जो रेड सी की तरफ। तो रेड सी के पास भी जो हूती के रेबल कंट्रोल्ड है, उनके पास का जो एरिया है, वहां से आज की डेट में 25% ऑफ ग्लोबल, तकरीबन 12% ऑफ सप्लाई वहां से जा रहा है। लड़ाई से पहले 4.2 मिलियन टू 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन सऊदी का वहां से जाता था क्रूड ऑयल, और आज की दिशा में वो 70% बढ़ के 7.2 मिलियन बैरल प्रति डे वहां से जा रहा है।
तो सऊदी की जो एनर्जी है, अगर वो चोक हो गई तो पूरे विश्व को 25% का एक ड्रॉप दिखेगा। और हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं क्रूड की कीमत 150 से 200 बैरल प्रति, और गैस की कीमत तकरीबन 40 टू 50 पर MMBTU हो सकती है, जो आज की दिन 15 से 20 ट्रेड होती है। तो कहने की ये बात है कि अगर आपको लगा कि हरमुज के बंद होने से अर्थव्यवस्था को झटका लगा था, तो अगर रेड सी भी बंद हुआ, जो हूती का एरिया है जिसके ऊपर अब स्ट्रेन दिख रहा है, ईरान ने यही चाह रहा है कि वर्ल्ड को दोनों तरफ से चोक करे, तो अर्थव्यवस्था के लिए और भी खतरनाक झटका हमें मिल सकता है। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि नेटो अब इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रेड सी के थ्रू यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कई देश, इंक्लूडिंग अगर आप इटली भी उठाइए, ग्रीस भी उठाइए, उनकी तरफ जो एनर्जी जाती है वो वहां से जा रही है। और सऊदी के पास बहुत पैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिक है, सऊदी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान के उन्होंने अपना कुछ स्क्वाडन वगैरह भेजा था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग देखने में ये लगेगा कि अब पाकिस्तान जो बोलता है वो करेगा, क्या उतरेगा लड़ाई में। अगर पाकिस्तान उतरा तो वेस्ट फ्रंट, जो उसका ईस्ट फ्रंट है ईरान का, वो खुल जाएगा। तो ईरान के लिए मुझे कुछ तो संकट के बादल इस टाइम दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के लिए ये बहुत बहुत ही खराब न्यूज है। बिल्कुल, एक तरीके से दोनों की ट्रेड रूट का चोक होना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रेड साइन हो सकता है। कोचर सर, अभी धीरज जी ने पाकिस्तान के उस एग्रीमेंट का जिक्र किया जिसमें नेटो का आर्टिकल 5 की तरह एक कहा जा रहा है उस आर्टिकल को, कि एक तरीके से सऊदी के लिए पाकिस्तान अपनी एक तरीके से सेना भी भेज सकता है। तो अब करो या मरो वाली बात उनके ऊपर आ गई होगी क्या? क्योंकि एक तरीके से सऊदी नीड्स मैन और पाकिस्तान के पास बस वही चीज है ऑफर करने के लिए। और आप कितना देखते हैं कि उस पैक्ट में कितनी जान होगी, या फिर वो सिर्फ एक न्यूक्लियर कवर के लिए एक सिंबॉलिक चीज है? देखिए, धीरज ने ना बहुत एक वर्स्ट केस सिनेरियो सबके सामने रखा है, तो इसको मुझे नहीं लगता इतना वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी अगर आपने सऊदीज का अगर इस लड़ाई में आ जाते हैं, जिस तरीके से हाउतीज हैं वहां पे। बिकॉज अगर मैं आपकी 3 साल पहले भी नजर लेके आऊं तो रेड सी में ये प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम भी आई थी इसको रेड सी में, जब ये आपका इम्पैक्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 12 से 13% वर्ल्ड का ऑयल जो उस रूट से निकलता है, तो और अपना सुएज कैनाल में आगे जाके, तो इसको मैं इस पाकिस्तान का जिक्र आपने किया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस प्रोग्राम से पहले मैं एक पाकिस्तान एंकर के साथ प्रोग्राम कर रहा था, आरजू काजमी के साथ, तो उसने भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान एक कैच 22 सिचुएशन में फंस चुका है। दूसरा, पाकिस्तान के फोर्सेस क्या हैं आज सऊदीज में? पाकिस्तान हैज गॉट ऑलमोस्ट 4 to 5 ब्रिगेड्स, एक डिवीजन प्लस तकरीबन 40,000 के करीब या 50,000 के करीब पाकिस्तान के ट्रूप्स आज सऊदी अरेबिया में। और यूएई का जो कर्ज पाकिस्तान ने चुकाया, वो जो इसी बेसिस पे चुकाया, बिकॉज सऊदी ने पैसा दिया, आई थिंक इट वाज सम $2.3 बिलियन, ऐसा कुछ एक रफ फिगर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो इसको सऊदी का इसको यूएई का पैसा पाकिस्तान ने चुकाया। और उसको सऊदी से इसलिए मिला बिकॉज उसने अपने फोर्सेस वहां पे दे रखे। अब कैच 22 सिचुएशन क्या बन जाती है कि पाकिस्तान ईरान के साथ एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकता लड़ाई एक इसको बोलने के लिए, बिकॉज अगर आप सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया देखिए, इसको जहाँ पे उसका बॉर्डर है, और वहाँ पे जैशे अदल जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और वो इसको ईरान के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। बीच में अगर आपको याद होगा 1.5 साल पहले एक मिसाइल अटैक्स हुए थे, जिस ईरान ने भी फायर किया था, पाकिस्तान ने भी फायर किया था, और वो टेररिस्ट कैंप्स में फायर किया था। दूसरा, ये इसको अमेरिका, देखिए अमेरिका किसी का नहीं, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जिक्र भी किया था दैट वी आर लाइक अ टॉयलेट पेपर। आप और वो एग्जैक्टली ये होगा,
बिकॉज जिस दिन सऊदी अरेबिया लड़ाई में कूदेगा, इसलिए इसको ईरान भी बहुत केयरफुल है, उसने सऊदी के टारगेट्स पर अटैक नहीं किया, बिकॉज वहां पे भी अमेरिकन बेसिस है, पर वो उसको अवॉइड कर रहा है अभी के लिए, बिकॉज Right. वो इसको करेगा तो ये इसको लड़ाई एक्सपैंड हो जाती है, और अगर ये एक्सपैंड होगी तो पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान ने इनका पैसा खाया है, पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स इनको देने पड़ेंगे, और अगर वो ईरान में घुसेंगे तो इसको पाकिस्तान के अगेंस्ट ईरान भी उस बॉर्डर पे एक्टिव हो जाएगा। डोंट फॉरगेट 6 ट्रेड रूट्स ऑलरेडी आज फंक्शनल है, जो इस लड़ाई में शायद हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसको अमेरिका के कंसेंट से पाकिस्तान ने 6 ट्रेड रूट्स आज इसको ईरान के साथ फंक्शनल है, जहां से पाकिस्तान की लाइफलाइन है वो अगर ये इसको लाइफलाइन इसको बंद हो जाएगी, पाकिस्तान का तेल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा पाकिस्तान। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये जो डिफेंस पैक्ट किया है, और इसकी लोग इसको लोग एक्चुअली बोल रहे थे दैट दिस इज द इस्लामिक नेटो और समथिंग लाइक दैट, ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे। इसको मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान इसको मना नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर। और आज इसको यूएस ने, देखिए आज आपका क्रिप्टो का एक बिजनेस डील, आप इसको जानते हैं, इसको धीरज को ज़्यादा पता होगा, उसका सन इन लॉ, उसकी डॉटर वगैरह के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, न्यूज़पेपर में भी आया था कि इतने पैसे इन लोगों ने इसको मिला है, उनको फायदा मिला है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपके रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे आपने इस जनरल मुनीर एक ब्रीफ केस लेके जाता है, दिखाता है कि आप यहाँ पे, तो दीज आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको लास्ट पॉइंट मेरा, अफगानिस्तान को आप इस इक्वेशन में मत भूलिएगा, बिकॉज अफगानिस्तान और ईरान के बीच में अभी बहुत क्लोज रिलेशंस हो चुके हैं, और उनका बॉर्डर भी साथ में है। बाहर से लाइफलाइन है, आज अफगानिस्तान की लाइफलाइन है चाबार पोर्ट, बिकॉज अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड, इसको पाकिस्तान का रास्ता बंद हो चुका है, और उसके जो आपका तोरखम और चमन क्रॉसिंग्स है वो बंद हो चुकी है, वहां से इसको कोई सामान नहीं आ रहा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज एक तो अफगानिस्तान, एक ईरान, और जो पीओजेके में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, दैट्स अ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन पाकिस्तान बाय इटसेल्फ। तो पाकिस्तान अपने कितने फ्रंट्स में जाएगी मुझे बताइए। तो ये बहुत डेंजरस सिनेरियो है, और मैं इन स्पाइट ऑफ आई एम नो पाकिस्तान को तो मैं आई मीन आई हैव नो लव फॉर पाकिस्तान, बट पाकिस्तान के लिए सबसे डेंजरस सिनेरियो बनने वाले आने वाले वक्त में, आई थिंक विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर ये चीज हो जाती है। बिल्कुल आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर धीरज के पास चलते हैं। धीरज जी, आपने ट्रंप के परिवार और अमेरिका में क्या कुछ चला है वो सब तो बताया, नेतन्याहू क्या सोच रहे होंगे अभी, उनकी क्या मंशा होगी इस युद्ध को लेकर? जी हाँ, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साहब ने भी पॉइंट रेज किए, मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में थोड़ा कनेक्टेड हूँ। तो तकरीबन $1.43 बिलियन का फायदा हुआ है, बिल्कुल सही उन्होंने बताया, और $590 मिलियन स्ट्रेट मिला है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जिसमें उनके सन इन लॉ इन्वॉल्व है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान, जनरल साहब ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैंने कई मीडिया चैनल्स पे रेज किया, इसका जनरल साहब ने आंसर बहुत अच्छे से दिया, पर मोस्टली लोग डॉज कर जाते हैं, तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप पाकिस्तान का टोटल डेप्ट देख लीजिए, $293 बिलियन है एज ऑफ जून। उसके अंदर एक्सटर्नल डेप्ट तकरीबन $137 बिलियन है, और 70% ऑफ जीडीपी है। 25% ऑफ जीडीपी से ऊपर आता है तो डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता है, 50 के ऊपर तो क्लियर इंडिकेशंस होते हैं। और अगर आप टॉप लोनर्स देख लीजिए, जो जिसने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, तो उसमें आईएमएफ के तकरीबन 7 बिलियन है। इसके अलावा सऊदी फंड 1.7 बिलियन ऑफिशियली है, और ऑयल फ्यूचर्स तकरीबन 0.5 बिलियन। तो सऊदी इज नंबर 2 आफ्टर आईएमएफ फंड्स। तो आईएमएफ तो वो तो बहुत सारे देश होते हैं, तो सऊदी जैसा कहेगा पाकिस्तान की वो मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लोग और देश
का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन आर्मी के जनरल्स और उनके परिवारों का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। मेरे कई मित्र हैं जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की फैमिलीज से आते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, वो अपने आप को ब्रिटिश इंडिया के वो जो वाइट लोग होते थे उस टाइप की मानसिकता के हैं। पाकिस्तान जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे से पाकिस्तान का सपोर्ट मीडिया में यहाँ करेंगे, लेकिन वो अनओपनली बताते हैं व्हाट अ डेवास्टेटेड कंट्री इट इज। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग, और मुझे जनरल साहब मे बी ही विल पुट मोर लाइट। यूएई की सरकार ने भारत की तरफ कुछ अंडरस्टैंडिंग आई थिंक बढ़ रही है फॉर डिफेंस पैक्ट, जिसमें क्या फ्यूचर में अगर ये कंफ्लिक्ट रहा तो क्या भारत अपने ट्रूप्स को या अपनी नेवी को डिप्लॉय करेगा टू प्रोटेक्ट यूएई, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों की एम्प्लॉयमेंट वहां से आती है, बहुत रेमिटेंसेस वहां से आती हैं, हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और जो वहां के एमिरेट्स हैं उनके साथ मोदी जी के पर्सनल रिलेशनशिप बहुत है, और भारत की तरफ वो बहुत पॉजिटिवली देखते हैं और भारत को एक इन्वेस्टिंग हब बनाना चाहते हैं। तो यूएई और इंक्लूडिंग कतर, इंक्लूडिंग कुवैत, इन तीन देशों के साथ इंडिया के एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है। सऊदी के साथ बढ़ रहे थे, लेकिन जब से ये पैक्ट आया है आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन, बट आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने का। मुझे दिखता है भारत के पास शायद फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी टू इम्प्रूव इट्स इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया इन अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे। लेकिन फिलहाल मुझे ये स्थिति बहुत गंभीर दिख रही है। आज ही हमारी मार्केट्स पिछले 4 दिन से बहुत करेक्शन में है, और जो ये एमओयू था जो साइन हुआ, कहीं ना कहीं हम जो मार्केट्स के लोग हैं वो ये भी फील करते हैं कि मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए वीक एग्रीमेंट्स बिना सोचे समझे किए जाते हैं, ताकि कुछ मैनिपुलेशन हो। और बोलना नहीं चाहिए, बट ये ओपन न्यूज है, $3.5 बिलियन का ट्रेडिंग का बेनिफिट ट्रम्प फैमिली को मिला है फ्रॉम न्यूज इंफॉर्मेशन। लड़ाई रुक गई, तेल खुल गया। और देखिए, किसी भी फाइनेंशियल गणित पर्सन से आप पूछिए, मैं ऑयल कमोडिटीज पे नहीं बोलता और ना मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, इट्स एआई, हेल्थ केयर और बायोटेक व्हाट आई एम एक्सपर्ट इन। लेकिन मेरे बहुत मित्र उधर से आते हैं, हम सब ये एंटिसिपेट कर रहे थे वॉर रुकने के तकरीबन 60 दिन से 90 दिन तक ऑयल की कीमतें नहीं गिरेंगी। दिस इज डिफाइंग ग्रेविटी, कि आपने देखा 110, 120 से 70 पे पहुंच गया। तो उससे आपको क्या पता लगता है, कहीं ना कहीं देयर इज अ मैनिपुलेशन इन द ऑयल फ्यूचर्स। और दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हर कंट्री के 30 जून तक ऑलमोस्ट 90% डिप्लीट होने थे, उनकी रिप्लेशन रेट्स क्या हैं। तो डाटा भी बड़ा फज्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और डाटा मैनिपुलेट हो रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। फाइनेंशियल वर्ल्ड में लाखों का नुकसान, करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है अगर हमें डाटा एक्यूरेट ना मिले। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस दिशा में दुनिया जा रही है, हमें कहाँ एआई, हमें कहाँ मशीन लर्निंग, हमें कहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस ट्रैवल, उस पे फोकस करना चाहिए, और कहाँ हम एक दूसरे की बर्बादी पे लगे हुए हैं। कोविड ने हमें कुछ नहीं सिखाया। मैंने हजारों कोविड के पेशेंट्स देखे हैं, कोविड वाज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टी। हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कुछ नहीं सीखा प्रकृति से, और ये आपको अब दिख रहा है। अब आए, और वर्ल्ड में इस टाइम वैक्यूम है एक लीडर का। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज सर, समय की कमी है सर, एक आखिरी टिप्पणी लेनी है कोचर सर से भी, आप अपनी जल्दी बात पूरी कर दीजिए सर। हाँ, मैं यही बोलने चाह रहा था कि एक ग्लोबल वैक्यूम है एक अच्छे लीडर का। होपफुली हमें कुछ दिखे, कुछ पॉजिटिव रोप दिखे, क्योंकि वर्ल्ड स्टैगफ्लेशन और इवेंचुअली रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से इस टाइम बढ़ रहा है, स्पेशली लास्ट 48 आवर्स। बिल्कुल कोचर सर, इस बातचीत में एक आखिरी टिप्पणी आपकी। सबसे पहले तो आई थिंक आई नीड टू कॉम्प्लीमेंट आपका चैनल अभय एंड वैभव एंड धीरज, बिकॉज ये डिस्कशन हैज बीन डन 360 डिग्रीज। इट हैज नॉट लेफ्ट एनी एरिया, कोई भी एरिया हमने छोड़ा नहीं इस डिस्कशन में जो इस लड़ाई को इम्पैक्ट ना करता हो। हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी, और हमने कूटनीति की बात करी, और इसको धीरज का एक इसको क्वेश्चन था जो मैं 30 सेकंड में आंसर करूंगा। इट वाज रिगार्डिंग द यूएई एंड इंडिया इसको रिलेशनशिप। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि यूएई के जो रिजर्व्स, ऑयल इसको रिजर्व्स है, वो इंडिया में रखे जाएंगे, एंड एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड। तो इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज एरियाज
अंडरग्राउंड वेयर यूएई के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो भारत में रखे जाएंगे। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर, ये दो मेजर वेपन प्लेटफॉर्म्स इंडिया आपको यूएई को देगा। एंड इसको ईरान इज वरिड बिकॉज ये जो आपका ब्रह्मोस है इसकी रेंज है आपकी 290 किलोमीटर और जो एडवांस वर्जन है वो 500 किलोमीटर। ईरान के जो भी मेजर टारगेट्स हैं और स्पेशली क्रूज मिसाइल है उस टाइप की, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर रहेगी यूएई के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि इंडिया अपने फोर्सेस को वहां नहीं भेजे, वो इंडिया की पॉलिसी नहीं रही है। इंडिया इस लड़ाई में इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। इनडायरेक्टली इंडिया इज गोइंग टू हेल्प यूएई, जो भी उनको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी का उसको नो हाउ चाहिए, और जिस तरीके से यूपीआई का आपका डिजिटल पब्लिक इंटरफेस जो अभी स्टार्ट हो गया है, विच विल बाईपास द डॉलर, तो ये इसको बड़ी डेवलपमेंट होगी। जो इसको फॉरेन एक्सचेंज में जो आपके पास पैसा आएगा, तो ये इसको मुझे लगता है कि भारत और यूएई का इस तरीके का रिश्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रिश्ता इसको बनेगा आने वाले वक्त में। और ये इसको भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो एक वॉइड है, ये इसको काफी हद तक पूरा करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज कौल और कोचर सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने हमें दर्शकों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, समझाई है, इस युद्ध से जुड़ी हुई, तनाव से जुड़ी हुई, भारत पाकिस्तान को लेकर भी आपने बहुत बखूबी समझाया है दर्शकों को। अभय, आपका भी बहुत शुक्रिया, तरकश के साथ आप जुड़े। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता ही दी है, जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो भी वन इंडिया पर लगातार आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.